सुविधाएं तो छोड़ो, उनको लाइट तक नहीं होती है, मतलब कठोर कारावास की श्रेणी में रखा जाता है। एक तो भारत में स्टेटस लगाने में बिजी होते हैं जितनी इसकी पूरी आबादी है। और नमस्कार दोस्तों आपने एक न्यूज जरूर सुनी होगी कि कतर में 8 भारतीयों को सजाए मौत। पहली बात तो मैं बता दूं आपको कि 8 भारतीय नहीं, 8 भारतीय सैनिक हैं जिनको कतर की सरकार ने मौत की सजा सुनाई है। क्यों सुनाई है, क्या हुआ है? ये मामला पिछले 8 महीने से चल रहा है, 2022 से चल रहा है, और 8-9 महीनों तक इनको बारे में बताया ही नहीं जाता है कि इनको गिरफ्तार क्यों किया गया है। और फिर अचानक एक दिन आता है, आज के 5-7 दिन पहले वहाँ की सरकार यानी कि कोर्ट ने सज़ा सुनाती है कि इनको फांसी की सज़ा दी जाएगी। अचानक सब कुछ बदल जाता है और भारत सरकार सिर्फ ये कह पाती है कि सेज डीपली शॉक्ड, मतलब कि चौंका देने वाली खबर है। बात सही भी है, क्योंकि कोई दुश्मन घात करता है तो बात समझ में आती है, लेकिन कोई दोस्त ही पीछे से छुरा घोंप दे तो कोई समझ में नहीं आता है। और कतर ने कुछ ऐसा ही किया है। पहले कनाडा ऐसा कर रहा था और आज कतर ने 8 भारतीय सैनिकों को मौत की सजा सुनाकर ऐसा किया है, क्योंकि पिछले 50 साल से भारत और कतर के बीच में अच्छे रिश्ते रहे, कहीं पर कोई द्वंद्व नहीं आया, और अचानक कतर ऐसा कर देता है। आपने बहुत सारी न्यूज़ सुनी होगी, हालांकि मैंने जिन लोगों से बात की उन सबको वो चौंक पड़े हैं, ऐसा भी हो गया है, लोगों को पता ही नहीं है। कारण इसका यह है कि जो इंडियन हिंदी अखबार है, अपने हिंदी अखबार है, वो इस चीज़ को कवरेज ही नहीं दे रहे हैं, और दे रहे हैं तो इतने हल्के में दे रहे हैं। उससे ज़्यादा तो कवरेज किसी मंत्री की बहस को जाए ना, उस पर ज़्यादा कवरेज दे देते हैं, जबकि इतने संवेदनशील मामले पर ये कवरेज ही नहीं दे रहे हैं, है ना। अपने इस मीडिया को समझना चाहिए कि ये अपने लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, भारतीय जनता की आंख कान नाक है, और ये पता नहीं किस दबाव में काम कर रहे हैं। खैर अपने क्या है, अपन तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे। ये इनको ऐसे और फांसी की सजा दी जाती है 26 अक्टूबर 2023 को, आज के 5-7 दिन पहले ये सजा दी जाती है। क्या मामला है पूरा का पूरा ये समझते हैं। पहली बात तो ये समझते हैं कि है कौन ये 8 जो भारतीय सैनिक के जवान हैं, ये 8 है कौन। पहली बात बताऊं, ये जितने भी सैनिक हैं वो अधिकारी रैंक के हैं, वो सीनियर रैंक के हैं, कैप्टन है, कमांडर है, नाविक हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि इनको भारत सरकार ने बहुत सारे सम्मानों से, अवार्ड से नवाजा है। जैसे कि नवतेज सिंह गिल साहब है, इनको बेस्ट प्रवासी भारतीय का सम्मान मिला हुआ है, इनको राष्ट्रपति सम्मान मिला हुआ है, और भी कई सारे सम्मान मिले हुए हैं। तो इस मायने में, इस लहजे में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहली बात तो यही इंपॉर्टेंट है कि यदि किसी भारतीय नागरिक को किसी विदेश में समस्या होती है तो वही चिंता की बात है, क्योंकि भारत आज एक सुपर पावर कंट्री है। एक इस अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का एक ओहदा है, और भारत के किसी नागरिक को यदि कोई दुविधा होती है किसी विदेश में तो चिंता की बात है, और अपना जो गौरव है उस पर भी चोट पहुंचाने वाली बात है। और फिर ये तो इंडियन आर्मी के जवान थे, अपना गौरव थे, मान सम्मान सब कुछ थे, और अपन लोगों की जान बचती भाई इसमें। और भारतीय जवानों को 8 महीने तक एकांत कठोर कारावास में रखा जाता है, फिर एकदम से कोई छोटा सा देश, लल्लू सा देश ये घोषित कर देता है कि इनको फांसी की सजा देंगे। और फिर भी इनमें भी ये बड़ी बात यह है कि कमांडर हैं, कैप्टन है, अधिकारी रैंक के जवान हैं, और उससे भी बड़ी बात यह है कि ये अवार्डी हैं, मतलब कि सम्मानित है, भारतीय सरकार द्वारा सम्मानित है, इस देश की जनता द्वारा आंखों के तारे हैं, सम्मानित लोग हैं, और इनको ऐसी सजा, मतलब दुखद बात है। सवाल ये भी है कि अपने प्रधानमंत्री जी हैं, कूटनीति के मामले में अच्छे माने जाते हैं, बहुत अच्छे, और वाकई में है भी सही। जैसे पहले अमेरिका था, भारत को कोई भाव ही नहीं देता था, इतना भाव नहीं देता था। जैसे ही मोदी जी आए, मोदी जी को बुला बुला कर स्वागत करता है, हर साल 2 साल में बुलाता है, आ जाओ यार मोदी जी, यहाँ पे आके प्रचार कर जाओ। खुद वहाँ का राष्ट्रपति इनसे प्रचार करवाता है। अभी G20 में भारत सरकार ने, यहाँ तक पूरे भारत ने डंका बजाया पूरे विश्व में, और भी कई अंतर्राष्ट्रीय, यूएनओ ले लो, IMF ले लो, अभी इजराइल और फिलिस्तीन का मामला हुआ है, उसमें बहुत ज़्यादा भूमिका निभाई है। अभी थोड़े दिनों पहले कोरोना निकला था, कोरोना में भारत ने पूरे विश्व में
फ्री दवाइयां बांटी थी। जो देश अपना खुद की सुरक्षा नहीं कर पाए, भारत ऐसा देश था जिसने अपनी सुरक्षा की और जनहित में दूसरे देशों को और फ्री में दवाइयां बांटी। ये जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद जी दुनिया के विशेष मतलब कि जितने भी कूटनीतिज्ञ हैं उनमें नंबर 1 आते हैं। माने जाते हैं कि इनसे बेस्ट दुनिया में अभी तक मतलब कि पूरे विश्व में वर्तमान टाइम में कोई कूटनीतिज्ञ नहीं है। मामले ये है कि इस मामले में क्या ठंडाई बरती गई, क्यों इस मामले को इतनी तवज्जो नहीं दी गई, और ये बात विपक्षियों ने भी पूछी। विपक्षी वैसे अपना धर्म निभाने आते ही हैं, और इस धर्म में सबसे पहले कूद मचाई ओवैसी साहब ने। और ओवैसी साहब ने कहा कि लो मोदी जी, आप तो बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, हाँ ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, 56 इंच का सीना है। कहाँ गया 56 इंच का सीना? अपने 8 भारतीय नौजवानों को फांसी की सजा हो रही है और आप चुप्पी साधे बैठे हुए हो। क्या कर रहे थे इतने दिन? 8-9 महीने से 2022 से ये मामला चल रहा है और आपने कुछ नहीं किया, और उनको आज फांसी की सजा सुनाई गई है। ये अपने भारत के गौरव के प्रति खिलाफ की बात नहीं है, हाँ गौरव के खिलाफ नहीं ये चीज़। तो आपको ये बात इन्होंने, ऐसे ही मनीष तिवारी साहब है, इन्होंने कहा कि हमने तो संसद में भी मामला उठाया था, हमने तो सांसदों ने कहा भी था। प्रधानमंत्री जी हैं कि उनके कानून में जूं तक नहीं रेंगती है, और पहले ध्यान दिया होता तो आज इन भारतीय सैनिकों को ऐसी सजा नहीं मिल पाती, या जितना इनका मानसिक शोषण पिछले 8-9 महीनों में हुआ है वो नहीं हो पाता। भाई मानते हैं जो भी हुआ हो, लेकिन ये समय अभी जो वर्तमान समय है किसी पे आरोप प्रत्यारोप करने का नहीं है, नई राजनीतिक रोटियां सेकने का है। ये अभी जो समय है वो एकजुटता दिखाने का है। अभी सभी एक मत होकर जैसे तैसे, पहले प्राथमिकता ये है कि उन जवानों को अब जो अपने मतलब कि भारत का गौरव है, जिनमें अपनी जान बसती है, उनको भारत सुरक्षित लाया जाए, सह सम्मान लाया जाए। सबका एक मत होना चाहिए इस समय। और इस मामले में कांग्रेस ने बढ़िया स्टंट लिया। इन्होंने कहा कि भाई कुछ भी हो, पहले उनकी रिहाई की कोशिश करो, बाकी बातें बाद में करते रहेंगे। ये एक बात होती है ना, और ना आरोप प्रत्यारोप तो भाई ये सरकारें हैं, आएगी जाएगी, हाँ पार्टियां तो बनती रहेगी बिगड़ती रहेगी, अटल बिहारी जी कहते थे। तो इस चीज़ का विशेष ख्याल रखा जाना चाहिए। अभी जो वर्तमान टाइम है वो यूनिटी दिखाने का है, सबको एकजुट हो और इस मामले पर गंभीरता से जो भी कोशिश की जानी चाहिए वो कोशिश होनी चाहिए। देखते हैं कतर क्या है। कतर एक छोटा सा देश है, इतना छोटा सा देश है कि अपना कोई डंग डांग का शहर ले लो ना, वो शहर भी इससे बड़ा हो जाए। अब पूरी आबादी देख लो, 18 लाख की आबादी है पूरी की पूरी। इतने तो भारत में स्टेटस लगाने में बिजी होते हैं जितनी इसकी पूरी आबादी है, और इसमें भी जो कतर के लोग हैं वो 3 लाख के हैं, 8 लाख तो इनमें भारतीय हैं। भाई साहब आबादी है ना, उतने तो अपने यहाँ पे प्रधानमंत्री जी की रैलियों में आ जाते हैं। इतनी की आबादी है 8 लाख, मतलब कि हर 3 लोगों से मिलोगे उन 3 लोगों में 2 लोग तो भारतीय होंगे। इतना छोटा देश है और उस अर्थव्यवस्था को भारतीय संभाले हुए हैं, और फिर भी ऐसे जब साले की मौत आओ ना, गांव सामा मुंडो करे ये काम है ना। कतर भी ऐसा ही काम कर रहा है। मामला ये है कि भाई ये करने क्या गए थे, ये जो 8 जवान हैं ये क्या करते थे वहां पे, या वो यहाँ वहां पर क्या कर रहे थे? तो वहां पे एक कंपनी है अल जज़ीरा नाम करके। अल जज़ीरा कंपनी एक सुरक्षा कंपनी है। वहां पे जो कतर है, कतर की सुरक्षा या कतर की सरकार के लिए वहां पे पनडुब्बियां बनाती थी, वहां के सुरक्षा तंत्र बनाती थी, वहां के लिए जो भी सुरक्षा सामग्री है वो बनाती थी। और ये जो 8 जवान थे उनको ट्रेनिंग दिया करते थे। ट्रेनिंग देने का काम किया करते थे। अचानक एक दिन 30 अगस्त 2022 को 10 लोगों को अरेस्ट किया जाता है, जिनमें से 8 भारतीय नौसैनिक थे, 2 अन्य लोग थे, और इन 8 नौजवानों को गिरफ्तार करके एकांत कारावास दिया जाता है। एकांत कारावास का मतलब होता है कि पूरे के पूरे कमरे में एक आदमी को रखा जाता था, और उसमें कुछ भी सुविधाएं तो छोड़ो, उनको लाइट तक नहीं होती है, मतलब कठोर कारावास की श्रेणी में रखा जाता है। अपने यहाँ से भारत सरकार वकील करती है, दलीलें करती है, जमानत अर्जियां देती रहती है, और कतर की सरकार उन अर्जियों को खारिज करती रहती है। और मतलब बड़ी बात तो ये है, दुख की बात तो ये है कि ये कारण तक नहीं बताते हैं कि भाई इनको अरेस्ट क्यों किया गया है, कारण तक नहीं बताते हैं 7 महीनों तक। फिर
25 मार्च 2023 को इनके ऊपर आरोप लगाया जाता है, कारण बताया जाता है कि भाई साहब ये जासूसी कर रहे थे, यहाँ पे ये आटू के आटू है, भारत के लिए जासूसी कर रहे थे। अब भाई साहब पता नहीं 8 महीनों बाद में ऐसा क्या होता है, फिर 2 महीनों बाद में बढ़िया सी न्यूज़ आती है, बढ़िया क्या बहुत बुरी न्यूज़ आती है। न्यूज़ क्या आती है कि 30 मई को ये जो कंपनी अल जजीरा कंपनी थी, वो कंपनी अपनी बोरियां बिस्तर बांधती है और गायब हो जाती है, पता नहीं कहाँ। ओमान का जो इसका मालिक था, वो ओमान का मालिक पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। कंपनी अपने दफ्तर सब कुछ बंद कर देती है, ट्रेनिंग बंद कर देती है, ट्रेडिंग बंद करती है, यहाँ तक कि अपनी वेबसाइट भी बंद करके भाग जाती है। लेकिन वहां की सरकार इनको भागने देती है, लेकिन अपने भारतीयों को पकड़े रखती है, अपने नौजवानों को पकड़े रखती है। फिर थोड़ी सी अच्छी न्यूज़ ये मिलती है 2 महीने बाद में 4 अगस्त को कि इन 8 जवानों को अलग अलग सेल से निकालते हैं और एक सामान्य कारावास में भेज देते हैं, जहां पे 8 एक साथ रह रहे थे। तो भारत सरकार को थोड़ी सी खर्चा आती है, शांति आती है कि चलो कुछ अच्छा होने वाला है, और सरकार कुछ प्रयास भी करती है। लेकिन इनके दिमाग में इतना आ जाता है, भारतीय सरकार के दिमाग में इतना आ जाता है कि कुछ ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है, कुछ थोड़े बहुत दिनों में अच्छी न्यूज़ आने वाली है। अच्छी न्यूज़ के इंतज़ार में थोड़े दिन 26 अक्टूबर 2023 को वहाँ की कोर्ट ने इनको 7 आठों के आठों को फांसी की सज़ा सुना देती है। आरोप प्रत्यारोप कुछ नहीं, और फांसी की सज़ा सुना देती है। और ऐसा भी नहीं है कि भारत और कतर के बीच में कोई द्वंद्व रहा हो, आज दिन तक कोई द्वंद्व रहा हो। 1973 से आज दिन तक 50 सालों के इतिहास में दोनों देशों ने अच्छा साथ निभाया है, दोनों ने एक दूसरे का सहयोग किया है। 1999 में वहाँ के प्रधानमंत्री यहाँ यात्रा करने आते हैं, फिर 2005 में यहाँ से राजनयिक यात्रा होती है, फिर 2008 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी कतर की यात्रा करने जाते हैं, 2016 में मोदी जी 2 दिन की कतर यात्रा करके आते हैं। दोनों देशों के बीच में $15 बिलियन का आपसी व्यापार है। भारत को गैस सप्लाई में कतर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकार है, मतलब कि सबसे बड़ा आपूर्तिकार है। दोनों देशों के बीच में रिश्ते देख लो आप, है ना। जब खाड़ी देशों ने कतर पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे, चारों ओर से उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था, तब भारत एकमात्र ऐसा देश था जो इसके साथ खड़ा था, और भारत सहयोग में खड़ा था कि कोई नहीं, कोई खरीदे नहीं खरीदे गैस आपसे, हम खरीदेंगे, आपके साथ रहेंगे, हम आपका सहयोग करते रहेंगे। और ये इतना ही नहीं, दोनों देशों के बीच में युद्धाभ्यास और होता है, जेर अल बहर नाम करके ये युद्धाभ्यास और होता है। मतलब युद्धाभ्यास का मतलब होता है दोनों देशों के बीच में एक अभ्यास होता है कि यदि तीसरे देश के साथ में कभी युद्ध हो जाए तो अपनी सेनाएं कैसे निपट सकती है। इतना गहरा रिश्ता है, फिर भी कतर ऐसा कर गुजरता है, क्या पता कनाडा के बाद में अब कतर के बाद में क्या जो भी है। लेकिन मामला ये है, कतर जो कुछ भी कर रहा है, जिस भी मानस से कर रहा है, यदि मान लो कि भारत और कतर के बीच में युद्ध होता है तो क्या भारत जीत पाएगा? क्या कतर भारत को हरा पाएगा? है ना। तो देखो, दोनों की इस चीज को देखने के लिए दोनों की जो सैनिक पावर है उसको देखो एक बार। जो कतर है वो अपनी आर्मी पर 5 खरब रुपए खर्च करती है, जबकि वहीं इंडियन सरकार या भारत सरकार 555 खरब रुपए खर्च करती है। इससे गुणा करोगे ना तो देख लो आप कितने गुणा होते हैं। एक बार इसकी संख्या ना 3 बार लिखनी पड़ेगी, तब जाके ये ऐसा होगा। ठीक है, तो ये बहुत कम है, अपने से तो बहुत कम है। दूसरी बात, यहाँ पे जो सेना की बात की जाए तो इनके पास में केवल 64,550 सेना है, एक्टिव सेना की बात कर रहा हूं। वहीं भारत सरकार के पास में 14 लाख की एक्टिव सेना है, और देखो 15,000 की इनके पास में रिजर्व सेना है, 15,000 की, और अपने पास में 80,000 की रिजर्व सेना है। और यदि मान लो देश में ऐसी स्थिति आ जाए कि आम जो जवान है, अपने भारत के जो जवान लोग हैं, उनको जाना पड़े, तो इनके पास में केवल 4 लाख लोग ऐसे हैं जो उनकी इंडियन आर्मी में शामिल हो सकते हैं बाद में। जबकि अपने अंबार है भाई साहब 31 करोड़ है, वहाँ पे उनके बाड़ भी नोच के लेके आए ना उन लोगों के, तो भी पाती नहीं है अपने भारत के लोगों के। इधर देखो, जो टैंक है 138 है, जबकि अपने पास में 4,000 टैंक है। 922 इनके पास में आर्मी फाइटिंग व्हीकल है, मतलब कि जिन पे हथियार सामग्री लेके जाते हैं, जो फाइटिंग
मतलब मिसाइलें रखी होती है, जबकि अपने पास में 8600 फाइटिंग आर्म फाइटिंग व्हीकल है। इनके पास में केवल 16 रॉकेट हैं, अपने पास में 960 रॉकेट हैं। मतलब कि ये अपने आंकड़े साकड़े भी कौन है, दूर दूर तक हवाई न लागे, इतनी है अपने पास में जो सामग्री है, युद्ध सामग्री। इधर देखो, इनके पास में केवल 205 एयरक्राफ्ट है, अपने पास में 2000 एयरक्राफ्ट हैं। इनके पास में एयरक्राफ्ट, जो फाइटर एयरक्राफ्ट होता है वो तो है ही नहीं, अपने पास में भाई साहब 173 है, कमी नहीं है। 87 हेलीकॉप्टर है इनके अपने पास में, 729 हेलीकॉप्टर है इनके पास में, 6 UCAV है और अपने पास में 12 है। इस मामले में थोड़ा सा आसपास है, बाकी मामलों में तो ये अपने आसपास भी नहीं है। और जो नेवी की स्थिति देखी जाए ना, तो नेवी की स्थिति तो इतनी दयनीय है कि दयनीय क्या है ही नहीं। और अपने अपने पैसा बर के पड़ी है अपने। 16 तो सबमरीन है, एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, 23 कार्वेट हैं, 11 जो डिस्ट्रॉयर होते हैं, मतलब कि ध्वस्त करने वाले जहाजों को, इनको ध्वस्त करने वाले हैं, वो हैं इनके अपने पास में। अपने देश न्यूक्लियर सुपर पावर है इनके, भाई साहब नाम ही नहीं जानते न्यूक्लियर सुपर पावर क्या होता है। ये स्थिति है, मतलब कि युद्ध हो तो कतर की तो वो हालत हो जाए बहुत बुरी, है ना। तो फिर भी ये ऐसा कर रहा है, लेकिन अपने को किसी देश से लड़ाई वड़ाई तो करनी नहीं है, क्योंकि अपना देश गांधी का देश है, भगवान बुद्ध का देश है, और अपन अहिंसा के सबसे बड़े पुजारी हैं। लेकिन राष्ट्रहित बीच में आएगा तो कुछ भी करने के लिए तैयार भी हैं, जो भी है। लेकिन अब अपने पास में रास्ता क्या बचता है, बात यह है कि अब आगे क्या किया जा सकता है। आगे 3 रास्ते हैं, अपन 3 कदम उठा सकते हैं। पहला कि भाई बातचीत करके मामला सुलझ जाए, यदि कतर को बोल दिया जाए बातचीत करने से ही मामला सुलझ जाए तो अच्छी बात है, अन्यथा दूसरा रास्ता यह होगा कि किसी देश की मध्यस्थता लेनी पड़ेगी, किसी दूसरे देश की मध्यस्थता लेनी पड़ेगी। कैसे कि मान लो कि कतर और इंडिया के बीच में कोई तीसरा देश आए और वो दोनों देशों के बीच में समझौता करवा दे। एक तो ये बात हो सकती है। मान लो इस मामले में बात बने नहीं बने, तो फिर अंतिम रास्ता अपने पास में अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट, यहाँ पर अपन अपील कर सकते हैं जो कतर के सुप्रीम कोर्ट का निर्णय उसके खिलाफ, और यहाँ पर अपन बचा सकते हैं अच्छी दलील और वकील करके। और या इस मामले में अपन भारत सरकार कुछ भी होगा, लेकिन ना तो अपन और ना ही अपनी भारत सरकार ये आंच तो कतई नहीं आने देगी।